हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथकेम क्लासेस। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। क्वेश्चन आपके डिफरेंट होने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। उससे पहले आप लोग एक बार देख लीजिए कि मैथकेम की ऐप पे आप लोगों के लिए क्या कुछ नया है। तो ये दो बैचेज़ हैं आपके, अर्जुना बैच एंड एकलव्य बैच। अर्जुना बैच फॉर फ्रेशर्स एंड एकलव्य बैच फॉर रिपीटर्स। इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेस आपके जैम, नेट और गेट तीनों के लिए हैं। और इन बैचेस से रिलेटेड आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन एंजाइम सबस्ट्रेट सिस्टम ओबेइंग द सिंपल माइकलिस-मेंटन मैकेनिज्म। मीन्स आपका ये जो क्वेश्चन है वो किससे है, एंजाइम कैटालिसिस से है, जिसमें आपको माइकलिस-मेंटन इक्वेशन पे आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ वेरी लार्ज। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हैज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एट अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ 250 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, the rate is half of this value. Calculate K1 by K inverse assuming that K2 is very less than K inverse. तो आपको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में K1 by K इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या गया है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको दिया गया है और बोला गया है कि सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन काफ़ी कम है। मीन्स आपको सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है यहाँ पे, R इज इक्वल टू K2 इंटू एंजाइम का कंसनट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन अपॉन में सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन प्लस Km। Km क्या होता है, माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट। अब K2 इंटू ई नॉट को हम आर मैक्स पे लिख सकते हैं, तो आर मैक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर मैक्स अपॉन में S प्लस Km। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इज़ वेरी लार्ज। सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, Km को इग्नोर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, आर मैक्स इंटू सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन अपॉन में सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन। तो ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज़ इक्वल टू आर मैक्स। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका रेट यहाँ से। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में, एट अ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ऑफ 250 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। जब सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन 250 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, देन द रेट इज़ हाफ ऑफ दिस वैल्यू। तब आपका जो रेट है ना वो इस वैल्यू का हाफ है, मीन्स 0.02 का हाफ है, डेट मीन्स 0.01 है। ठीक है, कब है 0.01, जब सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन इज़ 250। तो लिख लेते हैं, जब सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन 250 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, तब आपका जो रेट का वैल्यू है वो 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट K1 बाई K इनवर्स। पहले हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0.01 इज इक्वल टू आर मैक्स का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं 0.02 इंटू सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन इज़ 250 अपॉन में 250 प्लस Km। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो जो Km का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा यहाँ से Km का वैल्यू आ जाएगा आपका 250। ठीक है, Km का वैल्यू हो गया 250। अब हमें निकालना था K1 बाई K इनवर्स। तो K1 बाई K इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये जो माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, Km इज इक्वल टू K इनवर्स प्लस K2 बाई K1। अब एक कंडीशन और गिवन है हमें क्वेश्चन में, वो क्या है, देखिए K2 इज़ वेरी लेस देन K इनवर्स। मीन्स हम K2 को इग्नोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू K इनवर्स। तो K2 को अगर हम नेगलेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, K इनवर्स अपॉन में K1 विच इज़ इक्वल टू Km। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है K1 बाई K इनवर्स का वैल्यू, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो K इनवर्स बाई K1 का आएगा। तो हम सीधा रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में Km इज़ इक्वल टू K1 अपॉन में K इनवर्स। और Km का वैल्यू कितना गिवन है, 250। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 अपॉन में 250। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो K1 बाई K इनवर्स इज़ इक्वल टू
1/250 हो जाता है 0.004। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 0.004। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली पता होना चाहिए था रेट एक्सप्रेशन और माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं। बाकी तो जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बायमॉलिक्यूलर डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज गिवन बाय द इक्वेशन assuming a collision diameter of 0.35 nanometer for Hi and an activation energy of this much for the reaction, calculate the collision rate at 700 Kelvin and 1 atmospheric pressure। तो आपका ये collision theory से क्वेश्चन है जिसमें आपको collision rate निकालने के लिए कहा गया है। अब collision rate जो होता है उसका एक्सप्रेशन भी आपको पता ही है। collision rate को हम क्या लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर 8 RT/m रेज टू द पावर 1/2 इंटू NA स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई में अगर लिखना चाहें, मतलब ये जैसे √8 है, इसको बाहर ले आएंगे तो इस टाइप से अगर हम सिंप्लीफाई कर दें इक्वेशन को तो ये इक्वेशन बन जाती है 2 सिग्मा स्क्वायर NA स्क्वायर पाई RT/m रेज टू द पावर 1/2। बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है। यहाँ पे Na देखिए, सिग्मा क्या होता है आपका कॉलिजन डायमीटर होता है और Na क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो सिग्मा आपको गिवन है, कॉलिजन डायमीटर देखिए यहाँ पे 0.35 नैनोमीटर गिवन है एंड देन आपको यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी गिवन है और मास तो आपको अगर हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा है तो इसका मोलर मास पता होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे निकालना क्या है, Na निकालना होगा विच इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो ये आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आप क्या करिए, देखिए आपको प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, तो PV इज इक्वल टू nRT वाला एक्सप्रेशन यूज़ करके ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स और ये है वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हमारा P/RT। लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम इसको अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P/RT इंटू Na। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इस Na में कंफ्यूज मत होना, ये Na यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये एवोगैड्रो नंबर है हमारा और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए सारी वैल्यूज़ अब पुट करते हैं। देखिए प्रेशर आपको यहाँ पे गिवन था 1 atm एंड टेम्परेचर इज़ 700 केल्विन और एवोगैड्रो नंबर और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही रहती है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो Na कितना आ जाएगा, 1 atm इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पर मोल अपॉन में R का वैल्यू इज़ 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन एंड टेम्परेचर इज़ 700 केल्विन। तो ये देखिए यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो आपका आंसर यहाँ से लीटर में आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.105 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पर लीटर। लेकिन देखिए जो आगे हमें सारी वैल्यूज़ दी हैं वो नैनोमीटर वगैरह में दी हैं, तो हमें बेसिकली मीटर में कन्वर्ट करना होगा इसे। तो हम लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 लीटर जो होता है वो होता है 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ से जब आप इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Na इज़ इक्वल टू 1.05 इंटू 10 रेज टू द पावर 25 पर मीटर क्यूब। ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अब सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में कॉलिजन रेट निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, Z इज़ इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज़ कॉलिजन डायमीटर एंड कॉलिजन डायमीटर का वैल्यू इज़ 0.35 नैनोमीटर।
तो इसको हम लिख देते हैं 0.35 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर का स्क्वायर, ये हो गया। इंटू नेक्स्ट में है हमारा Na² मीन्स Na तो अभी हमने निकाला 1.05 इंटू 10⁻25 पर मीटर क्यूब का स्क्वायर। यूनिट साथ साथ लिखते रहिएगा, फिर सही रहता है क्वेश्चन करने में। तो इसका स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे √π/RT/m, तो ये वाली वैल्यूज़ भी रख देते हैं। तो ये हो जाएगा, पाई होता है हमारा 3.14 इंटू गैस कॉन्स्टेंट इज़ 8.314 इंटू टेम्परेचर इज़ 700 अपॉन में मोलर मास 127.9। अब देखिए यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल में होगा ना, ये हमारा जूल पर केल्विन पर मोल, और ये टेम्परेचर होगा हमारा यहाँ पे केल्विन में। तो यहाँ पे ये जो आपका आया मोलर मास, ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल में, ठीक है, ग्राम पर मोल में। तो यहाँ से देखिए केल्विन से केल्विन कैंसिल और पर मोल से पर मोल कैंसिल। अब जूल जो होता है हमारा वो क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये ग्राम में है और वो केजी में है, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 10⁻³ केजी, ठीक है। तो यहाँ से केजी भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बचेगा यूनिट में, बस मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का रूट होगा ना, तो इसको बाहर लेके जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, Z इज़ इक्वल टू, यहाँ से तो हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं 2 इंटू 0.35 इंटू 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर, और यहाँ से मीटर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यूनिट को अब हम लास्ट में लिखेंगे, इंटू 1.05 इंटू 10⁻25 इसका स्क्वायर। यहाँ से हो गया मीटर स्क्वायर और वहाँ से हो गया मीटर का पावर -6। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसे लिख दें तो मीटर का पावर -4 बचेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, 3.14 इंटू 8.314 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 127.9 इंटू 10⁻³ होल रेज टू द पावर 1/2, और रूट के बाहर अगर हम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को लेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा यहाँ से। इसको जब आप पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1.02 इंटू 10⁻34, और यूनिट तो यहाँ से देखिए पर मीटर क्यूब इंटू पर सेकेंड, ये हो जाएगी। तो जो आपका यहाँ से कॉलिजन रेट आ गया वो कितना आ गया, 1.02 इंटू 10⁻34। तो मेन तो यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी आपको बस ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए था यहाँ पे। और Na ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। Na जो होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा Na का। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे आपको, मेन तो कैलकुलेशन ही था फिर इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन आप पढ़ते हैं उसी से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए ये आपको रिएक्शन गिवन है, A से B A से C, इसका रेट K1 है, इसका K2 है रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 1 आवर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग ओनली A वॉज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। बस A आपके पास बिगनिंग में प्रेजेंट है, आपको फिर देखना पड़ेगा टाइम T पे क्या कंसंट्रेशन है, जैसे आप लिखते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए ये हमें रिएक्शन गिवन है A से B एंड A से C, ये हो गया आपका K1 और ये हो गया K2। अब अगर हम टाइम 0 पे कंसंट्रेशन देखें तो टाइम 0 पे लेट्स से इसका कंसंट्रेशन A0 है, A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन 0 ले लेते हैं और C का कंसंट्रेशन भी 0 लेट कर लेते हैं। अब टाइम किसी T टाइम पे A का कंसंट्रेशन कितना हो गया होगा, 80 हो गया होगा, और B की कंसंट्रेशन लेट्स से B हो गई होगी और C की कंसंट्रेशन लेट्स से C हो गई होगी, ठीक है, ये कंसिडर कर लेते हैं।
अब यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए की, वो किसके इक्वल होगी? जो कंसंट्रेशन टाइम टी पे ए, बी और सी की है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो वही इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी, राइट? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ए टी प्लस बी प्लस सी का कंसंट्रेशन, वही क्या होगी? हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है K1/K2 का रेशियो कितना गिवन है? K1/K2 इज इक्वल टू 1/10, और हमें पता है कि फॉर पैरेलल रिएक्शन K1/K2 किसके इक्वल होता है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ C। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है? K1/K2 के रेशियो के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो B की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन में 10। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं B की जगह, तो A नॉट क्या हो जाएगा? A नॉट इज इक्वल टू A का कंसंट्रेशन एट टाइम t प्लस B का कंसंट्रेशन इज C का कंसंट्रेशन अपॉन में 10 प्लस C का कंसंट्रेशन। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे A का कंसंट्रेशन एट टाइम t प्लस 11 C अपॉन में 10। ये हो जाएगी आपकी A नॉट की कंसंट्रेशन। अब देखिए, जो पैरेलल रिएक्शन के काइनेटिक्स पढ़ते हैं आप, उसमें जो रेट एक्सप्रेशन आता है आपका वो क्या आता है? ln ऑफ A नॉट बाय A का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। वो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ करके निकालते हैं तो यही एक्सप्रेशन आता है ना आपका। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है। A नॉट जो है हमारा वो कितना है? AT प्लस 11C/10, ये रखना है। तो ln इज इक्वल टू A नॉट की कंसंट्रेशन पुट कर देते हैं, A की कंसंट्रेशन एट टाइम t प्लस 11 इंटू C का कंसंट्रेशन अपॉन में 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80, विच इज़ इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए, इसको रेशियो ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? ln ऑफ 80 अपॉन में 80 इज़ 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 अपॉन में 10, C का कंसंट्रेशन अपॉन में A का कंसंट्रेशन T एट टाइम t, विच इज़ इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। अब K1 और K2 में भी अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि K1/K2 अगर 1/10 है तो K2 क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगा। यहाँ से K2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ K1। और एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में कि K1 इज इक्वल टू A पर आर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं K2 इज इक्वल टू 10 A हो जाएगा। ठीक है, K1 अगर A है तो K2 क्या हो जाएगा? 10 A हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम K1 प्लस K2 को ऐड करेंगे तो K1 की वैल्यू A है और K2 क्या है? 10 A है। तो K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 11 A। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं K1 प्लस K2 इज 11 A इंटू टी। टी अगर हम देखना चाहें तो देखिए, टी अगर हम देखना चाहें यहाँ पे तो टी की वैल्यू जो है वो 1 आवर गिवन है हमें क्वेश्चन में ना। टाइम जो है वो हमें 1 आवर गिवन है, तो यहाँ पे हम 1 आवर पुट कर देंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, तो उसको हम रहने देते हैं। इंटू 1 करेंगे तो वो 1 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? ये ln था यहाँ पे, तो वहाँ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल के टर्म में हो जाएगा। तो 1 प्लस 11 अपॉन में 10, C का कंसंट्रेशन अपॉन में A का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 11A। यहाँ पे इसे लेके जाते हैं 11/10 इज इक्वल टू C/A इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 11A माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? C का कंसंट्रेशन अपॉन में A का ना, तो बस आ जाएगा ये यहाँ से। C का कंसंट्रेशन अपॉन में A का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 अपॉन में 11, इसको यहाँ ले जाएंगे e रेज टू द पावर 11A माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका C की कंसंट्रेशन और A की कंसंट्रेशन का रेशियो। तो इसमें भी आपको बस सिंपली पता होना चाहिए था। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। इसमें आपको रेट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है फॉर पैरेलल रिएक्शन, ये वाला, और आपको यहाँ पे थोड़ा जो रिलेशन निकालने के लिए बोला गया था वो पता होना चाहिए था, है ना, कि K1/K2 जो होता है B/C का रेशियो वो किसके इक्वल होता है? K1/K2 के रेशियो के इक्वल। तो ये चीज़ आपको यहाँ से आइडिया होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉर अ यूनिमोलिकुलर गैस रिएक्शन अकरिंग एट 473 केल्विन इज 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 पर सेकेंड। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है? एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। तो
ये आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का क्वेश्चन है। तो इसमें एंट्रोपी के लिए आपको एक्सप्रेशन पता है कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है A इज़ इक्वल टू, उसे हम क्या लिखते हैं, A इज़ इक्वल टू KBT बाई H ई रेज टू द पावर डेल्टा S अपॉन में R इंटू ई रेज टू द पावर 1 माइनस डेल्टा NG। तो सबसे पहले हम डेल्टा NG देख लेते हैं क्या है। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो डेल्टा NG क्या होते हैं, मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मोल तो ऑलवेज 1 रहते हैं, माइनस अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट के मोल्स भी 1 रहेंगे। तो 1 माइनस 1 इज़ 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर 1 माइनस 0 जो कि ई रह जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू इज़ 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे k की वैल्यू इज़ 1.38 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 जूल पर कैल्विन। टेम्परेचर इज़ 473 कैल्विन अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट 6.636 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू ये वाला वैल्यू तो ई में कन्वर्ट हो गया और इंटू ई रेज टू द पावर डेल्टा S अपॉन में R। तो यहाँ से जूल कैंसिल, कैल्विन से कैल्विन कैंसिल और पर सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई आपकी। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.935, ये आएगी आपके 0.935 विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर डेल्टा S अपॉन में R। अब दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लीजिए, तो ln इज इक्वल टू 0.935 इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन में R। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.314 इंटू ln ऑफ 0.935। तो ये वैल्यू आएगी कुछ माइनस 0.55 समथिंग। तो यहाँ से जूल पर कैल्विन पर मोल हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 0.55 समथिंग आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यूनिट वही रह जाएगी जो कि गैस कांस्टेंट की थी, जूल पर कैल्विन पर मोल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आए हैं इस वाले एक्सप्रेशन पे। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो अच्छे से याद होना चाहिए कि A इज़ इक्वल टू KBT बाई H ई रेज टू द पावर डेल्टा S बाई R और ई रेज टू द पावर 1 माइनस डेल्टा NG। और डेल्टा NG कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। मोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि हमेशा 1 ही रहने वाला है, तो ये 1 ही रहेगा, माइनस जो भी रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स हैं उनसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिएक्शन A प्लस B प्लस C गिव्स D, फॉलो द मैकेनिज्म दिस। First reaction is reversible reaction and second is irreversible, in which first step remain essentially in equilibrium. If delta H is the enthalpy change for the first reaction के लिए delta H enthalpy change है and E naught is the activation energy for the second reaction, the activation energy for the overall reaction will be, overall reaction के लिए activation energy पूछी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डायग्राम से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे वेट, इसको ये देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, और सेकंड वाली कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएं, देखिए फर्स्ट रिएक्शन अगर फास्ट है, फास्ट रिएक्शन होने का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। अगर रिएक्शन फास्ट है, जल्दी से हो रही है, इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अगर रिएक्शन स्लो है, डेट मीन्स कि वो रिएक्शन स्लोली हो रही है, मीन्स उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन के लिए बनाएं तो लेट्स से ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा, लेट्स से ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा A प्लस B रिएक्टेंट हो गए, और ये हमारा AB फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, AB के साथ C कंबाइन होके अब हमें D प्रोडक्ट मिलेगा। तो सेकंड रिएक्शन की याद, अब यहाँ से हमें देखना है कि जो सेकंड रिएक्शन है
उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज ये रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज़्यादा बनानी थी, मीन्स ये वाली जो पीक है वो हायर होगी और ये वाली पीक जो होगी वो स्मॉल होगी इससे कंपैरेटिवली। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, in which first step remains essential in equilibrium if delta H is the enthalpy change for the first reaction। delta H जो है enthalpy change है first reaction के लिए, तो first reaction का enthalpy change क्या होगा, ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका ये वाला, तो ये क्या हो गया, delta H is enthalpy change for first reaction and E naught is the activation energy for second reaction। तो second reaction ये है हमारी, उसका ग्राफ ये है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ये क्या हो गई, सेकेंड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हमें ई नॉट से रिप्रेजेंट करना है, राइट। अब क्वेश्चन में बोला गया है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन विल बी, ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमें बतानी है। तो ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और हमारी ये वाली जो पीक है यहाँ तक अगर हम देखें ये पूरी होगी ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट रिएक्शन उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक है और सेकंड वाले की यहाँ तक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। तो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी हमें बतानी है, तो इसकी वैल्यू देख लीजिए अब क्या हो जाएगी, ई नॉट प्लस डेल्टा एच इसके इक्वल हो जाएगी, ई नॉट प्लस डेल्टा एच। तो सिंपली आप इसको डायग्राम से कर सकते थे, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायरोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक एस्टर फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस एंड इट्स रेट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वेयर के इज गिवन इन पर मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% रिएक्शन टू कंप्लीट एट 227 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन में हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट ना देके इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे दिया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे रेट कांस्टेंट हमें थोड़ा कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो ln ऑफ k कितना गिवन है, 78.09 माइनस 42075 अपॉन में t। टेम्परेचर हमें कितना गिवन है, 227 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो जाएगा आपका 500 केल्विन। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी -6.06। तो यहाँ से जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में ले जाइए, k इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर -6.06, तो यहाँ से k आ जाएगा 2.34 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो ये रेट कांस्टेंट निकाल लिया। फिर आगे तो कुछ नहीं है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% रिएक्शन टू कंप्लीट। मीन्स 25% क्या हुआ होगा आपका, रिएक्टेंट रिएक्ट किया होगा, तो हमें लेफ्ट अमाउंट निकालना होता है विच इज़ 75% हो जाएगा। तो यहाँ से रेट का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग ऑफ a नॉट अपॉन में at। यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पे 2.303 अपॉन में t लॉग ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स, राइट। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में 100a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग ऑफ a अपॉन में a माइनस 25 अपॉन में 100a। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें टाइम निकालना है ना, तो टाइम को यहाँ ले जाइए, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में k का वैल्यू इज़ 2.34 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 लॉग ऑफ a अपॉन में 0.75a। तो यहाँ से a से a कैंसिल, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अराउंड 123 मिनट आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे रेट कांस्टेंट डायरेक्ट ना देके एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, k यूनिवेलेंट इज़ द इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये आपका लिंडमैन मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। तो ये आपको मैकेनिज्म गिवन है यहाँ पे, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ 1 अपॉन में k यूनिवेलेंट वर्सेस 1 अपॉन में m
आर दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ के इनवर्स बाय K2 इज़, के इनवर्स बाय K2 का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए रेट के लिए। यहाँ पे क्या होगा, तो ये क्योंकि आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा बिकॉज वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ से K2 इंटू ए स्टार, राइट। तो यहाँ से अब आप ए स्टार पे एस से अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा डी ए स्टार बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए का कंसनट्रेशन इंटू एम का कंसनट्रेशन माइनस के इनवर्स इंटू ए स्टार का कंसनट्रेशन इंटू एम का कंसनट्रेशन, सिंपली ऐसे से अप्लाई करना है, माइनस K2 ए स्टार विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप ए स्टार का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा K1 इंटू ए का कंसनट्रेशन इंटू एम का कंसनट्रेशन अपॉन में के इनवर्स एम प्लस K2। तो रेट में अब ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तो रेट हो जाएगा K2 इंटू K1 इंटू ए इंटू एम अपॉन में के इनवर्स इंटू एम प्लस K2। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर रेट। अब हमें बताना है कि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि के यूनिवेलेंट इज़ द इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो ये के यूनिवेलेंट है क्या हमारा, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये K2 K1 इंटू एम अपॉन में के इनवर्स इंटू एम प्लस K2, इसी को के यूनिवेलेंट बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा के यूनिवेलेंट इंटू ए का कंसनट्रेशन। तो के यूनिवेलेंट देखिए किसे बोल रहे हैं, के यूनिवेलेंट इज इक्वल टू K2 इंटू K1 इंटू एम अपॉन में के इनवर्स एम प्लस K2। ये हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन में देखिए हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दिए फॉर द प्लॉट ऑफ 1 अपॉन में के यूनिवेलेंट वर्सेस 1 अपॉन में एम। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना होगा, इस इक्वेशन को 1 अपॉन में के यूनिवेलेंट वर्सेस 1 अपॉन में एम वाली फॉर्म में चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में के यूनिवेलेंट इज इक्वल टू के इनवर्स इंटू एम अपॉन में K2 K1 इंटू एम प्लस K2 अपॉन में K2 K1 इंटू एम। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया और यहाँ पे K2 से K2 कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा c कांस्टेंट प्लस mx। तो क्वेश्चन में हमें देखिए स्लोप की वैल्यू गिवन थी और इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन थी। तो इस एक्सप्रेशन से हम स्लोप और इंटरसेप्ट देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ से हम देखें तो स्लोप है हमारा 1 अपॉन में K1, तो स्लोप हो गया 1 अपॉन में K1 और इंटरसेप्ट हो जाएगा के इनवर्स अपॉन में K2 इंटू K1। ये हो गया इंटरसेप्ट। वैल्यूज़ देख लेते हैं इनकी। स्लोप की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर 6 एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर 11। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। स्लोप है आपका, स्लोप है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, तो यहाँ से K1 हो जाएगा 1 अपॉन में 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। इंटरसेप्ट की वैल्यू है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, तो दिस इज़ इक्वल टू के इनवर्स अपॉन में K2 इंटू K1। अब देखिए यहाँ से हम रख सकते हैं K1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। K1 की वैल्यू है 1 अपॉन में 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू के इनवर्स अपॉन में K2। K1 को हम यहाँ ले गए और K1 की वैल्यू 1 अपॉन में 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 थी, तो वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से K इनवर्स बाई K2 आ जाएगा आपका, K इनवर्स बाई K2 इज इक्वल टू 4 टू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो हमें निकालना भी यही था K इनवर्स अपॉन में K2 के लिए। तो यहाँ से देखिए K इनवर्स बाई K2 आ गया आपका 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो आपको सिंपली जो इक्वेशन गिवन थी वहाँ पे एस से अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, रेट के यूनिवेलेंट फाइंड आउट करना था बेसिकली। और उसको फिर बस क्वेश्चन में जैसे बोला गया था के यूनिवेलेंट वर्सेस 1/m का ग्राफ,
तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को आपको यहाँ पे रीअरेंज करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिंडमैन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोटो केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन देखिए क्या है। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम वाज पास्ड थ्रू अ सेल कंटेनिंग 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन विच वाज 0.05 मोलार इन ऑक्सैलिक एसिड एंड 0.01 मोलार इन यूरेनाइल सल्फेट। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, आपके पास 10 ml सॉल्यूशन है विच वाज 0.05 मोलार इन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, लिखते जाते हैं इन्फॉर्मेशन। ऑक्सैलिक एसिड है 0.05 मोलार एंड 0.01 मोलार यूरेनाइल सल्फेट। यूरेनाइल सल्फेट है 0.01 मोलार एंड दे लीड्स टू, जो भी है ये वाला मिक्सचर है आपके पास, इतना पता है। देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ 80,000 जूल्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी, 80 किलो जूल गिवन है of radiation energy, the concentration of oxalic acid was reduced to 0.04 molar। इतनी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो कंसनट्रेशन हो गई है अब ऑक्सैलिक एसिड की, वो कितनी हो गई है, रिड्यूस हो गई है टू 0.04 मोलार। कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड फॉर द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट अ गिवन वेवलेंथ। क्वांटम यील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वांटम यील्ड का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। क्वांटम यील्ड जो होती है वो होता है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन में नंबर ऑफ आइंस्टीन यूज्ड, नंबर ऑफ आइंस्टीन यूज्ड। तो अब हमें क्या निकालना है, अब जो भी अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ऑक्सैलिक एसिड इतना था, बाद में इतना बच गया, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड इनिशियली कितना था, 0.05 मोलार था, फिर कुछ टाइम बाद कितना हो गया, 0.04 मोलार हो गया। मीन्स रिएक्ट कितना किया होगा, अगर हम 0.05 से 0.04 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा, 0.01। मीन्स हमारे 0.01 मोलार ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट किया है ना। तो 0.01 मोलार ऑक्सैलिक एसिड हमारा रिएक्ट किया है, तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड कितना हो जाएगा, ये तो कंसंट्रेशन हो गई, इसको अभी हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी हमें पता है क्या होता है, N/V इंटू 1000। अगर वॉल्यूम ml में है तो वॉल्यूम हमें ml में ही गिवन था ना, 10 ml सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे रख देते हैं हम ये वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा मोलैरिटी इज़ 0.01 इंटू वॉल्यूम इज़ 10 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज़ इक्वल टू मोल्स। तो ये आ जाएंगे आपके 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मोल्स। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड कितने हो गए, 10 रेज टू द पावर -4। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आइंस्टीन यूज्ड। तो ये जो नंबर ऑफ आइंस्टीन यूज्ड हो, कैसे निकालते हैं हम, देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन में नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन में एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन। अब टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब तो हमें गिवन होगी, देखिए यहाँ पे था ना कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ 80 किलो जूल ऑफ रेडिएशन, तो टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है ये हमें गिवन है। हमें निकालना होगा एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला E इज़ इक्वल टू NaHc/λ, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसी फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाइड वे में, क्योंकि Na का वैल्यू हमें पता होता है, H का पता होता है, C का पता होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाइड वे में अगर देखें तो ये इक्वल हो जाता है E इज़ इक्वल टू 12 अपॉन में लैम्डा, अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारी जूल पर मोल में। ठीक है, वेवलेंथ आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में लेना होगा। तो एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन किसके इक्वल हो जाएगी, 12 अपॉन में लैम्डा इन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, E इज़ इक्वल टू 12 अपॉन में लैम्डा हमें गिवन है विच इज़ 2500 एंगस्ट्रॉम, तो 2500 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 0.0048 इंटू 10 रेज टू द पावर 8,
जूल पर मोल। ठीक है, ये वाले जो एक्सप्रेशन है वो यहीं से आया है, E इज़ इक्वल टू NaHC/λ से, बस हमने NaHC को सॉल्व करके लिख दिया है। तो ये हमारी हो जाएगी एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन। तो टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब भी हमें पता है और एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टीन भी हमें पता है, तो अब हमें नंबर ऑफ आइंस्टीन यहाँ से मिल जाएंगे। तो वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइंस्टीन इज इक्वल टू 80,000 अपॉन में 0.0048 इंटू 10⁻⁸ एंड ये हो जाएगा 0.16 इसको सॉल्व करने पे। तो नंबर ऑफ आइंस्टीन हमारे निकल गए, मोल्स ऑफ कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया है ये भी हमने निकाल लिया 10⁻⁻⁴। तो वैल्यूज़ रख देते हैं, तो क्वांटम यील्ड आ जाएगी 10⁻⁻⁴ अपॉन में 0.16। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, it is assumed that the value of Qt, Qv and Qr for a different molecules in reaction atom plus linear molecule gives non-linear molecule are equal. Calculate the value of Arrhenius factor at 298 Kelvin for the above reaction. If Qt is इतना, Qv is इतना and Qr is इतना। ये भी आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियोरी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको जो रेट कांस्टेंट लिखना होगा वो इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन लिखना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है ना इस केस में, वो क्या होता है, k इज इक्वल टू KBT/h इंटू NA इंटू पार्टीशन फंक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन में पार्टीशन फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही लिखते हैं, रेट कांस्टेंट में आगे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी आ जाएगी। हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही फाइंड आउट करना है यहाँ पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर्हेनियस फैक्टर। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KBT/h इंटू NA, Q पार्टीशन फंक्शन फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन में पार्टीशन फंक्शन फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अब ये पार्टीशन फंक्शन हम निकालेंगे कैसे, देखिए रिएक्शन जो हमें दी गई है वो दिया गया है एटम प्लस लीनियर मॉलिक्यूल, मीन्स एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटोमिक तो ऑलवेज लीनियर ही रहेंगे, विच गिव्स नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब अगर एटम है तो एटम में तो बस ट्रांसलेशन मोशन होते हैं, तो बस 3 ट्रांसलेशन मोशन होंगे। तो अगर 3 ट्रांसलेशन मोशन होंगे यहाँ पे, तो इसके लिए पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, QT क्यूब। ऐसे ही अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए देखें, डायटोमिक मॉलिक्यूल लीनियर है, तो लीनियर अगर है तो 3 ट्रांसलेशन मोशन होंगे, 2 रोटेशनल होंगे एंड 3n-5 क्या होंगे, वाइब्रेशन होंगे। तो 3n-5 वाइब्रेशन का मतलब है कि डायटोमिक है ना, तो 6-5, तो एक वाइब्रेशन आ जाएगा हमारा यहाँ पे, एक वाइब्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, 3 ट्रांसलेशन के लिए QT क्यूब हो जाएगा, 2 रोटेशनल के लिए QR² और एक वाइब्रेशन के लिए QV हो गया। अब नेक्स्ट हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है विच इज़ नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो इसके केस में क्या होगा, 3 ट्रांसलेशन होगा। नॉन लीनियर में क्या होता है, 3 रोटेशनल होते हैं एंड 3n-6 क्या होते हैं, वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि एक वाइब्रेशन क्या होती है, लूज़ होती है। जितनी भी वाइब्रेशन होती हैं, जैसे 3n-6 वाइब्रेशन है, तो आउट ऑफ दीज वाइब्रेशन 1 वाइब्रेशन इज लूज वाइब्रेशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 3n-6 की 6 में से हमें एक वाइब्रेशन क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, विच इज़ 3n-7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3n-7 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम कितने होंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि यहाँ पे 3 थे टोटल, एक एटम और 2 डायटोमिक वाले, तो टोटल 3 एटम होंगे ट्रांजिशन जो भी हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो 3 × 3 - 7, 9 - 7 इज़ 2, तो मीन्स वाइब्रेशन मोशन कितने होंगे, 2। तो ये हो जाएगा QV का स्क्वायर। तो QT क्यूब, QR² और QR क्यूब और QV स्क्वायर, ये हो जाएंगे इसके पार्टीशन फंक्शन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के। अब बस वैल्यूज़ पुट करते हैं। A इज़ इक्वल टू KBT/h इंटू NA
और यहाँ पे हो गया क्यू टी क्यूब क्यू आर क्यूब इंटू क्यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू टी क्यूब इंटू क्यू टी क्यूब क्यू आर स्क्वायर इंटू क्यू वी। ये पता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के वाइब्रेशन मोशन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास लीनियर होता एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो कितने होते, वाइब्रेशन मोशन 3n-5 होते, लेकिन इनमें से एक वाइब्रेशन ऐसा होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो हम वाइब्रेशन मोशन लीनियर के केस में लेंगे 3n-6, है ना। और ऐसे ही सेम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अगर दिया होता है तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में कितना हो जाएगा, 3n-7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं फिर। a इज़ इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट 6.636 इंटू 10⁻⁻34। एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23। देन यहाँ से देखिए एक क्यू टी क्यूब से क्यू टी क्यूब कैंसिल एंड क्यू आर स्क्वायर से यहाँ पे 2 क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बस क्यू आर इंटू क्यू वी स्क्वायर बच जाएगा और नीचे क्यू टी क्यूब इंटू क्यू वी से भी क्यू वी कैंसिल कर देते हैं। वैसे क्यू वी 1 है, क्यू वी की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है, तो वो वैसे कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यू आर 10 है और क्यू टी 10 की पावर 8 है, तो ये वाली वैल्यू रख देते हैं। क्यू आर कितना है, 10 है, और नीचे क्यू टी इज़ 10 की पावर 8 मीन्स 10⁻24। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर बता देती हूँ यहाँ से 3.74 इंटू 10⁻13 ये आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर लीनियर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिया है तो आपको वाइब्रेशन मोशन 3n-6 लेने हैं, और अगर नॉन लीनियर दिया है तो 3n-7 लेने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ एटम आप चेक कर लेंगे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स हो रहे हैं उतने ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में होंगे, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन आयनिक स्ट्रेंथ रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय log k/k0 इज इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो द अबाव इक्वेशन। तो ये आपका सॉल्ट इफेक्ट जो आप पढ़ते हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा इफ़ेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट कांस्टेंट, तो ये जो एक्सप्रेशन होता है आपका वो क्या होता है, log k/k0 इज इक्वल टू 2a/ZA/ZB रूट I, इसके इक्वल होता है। तो मीन जितना ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे होता जाता है, उतना रेट इंक्रीज़ होता जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो क्या है, log k/k0 इज़ इक्वल टू -4 इंटू ए का वैल्यू ही 0.51 होता है इंटू रूट I। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन को इक्वेट ही कर देते हैं, 2a/ZA/ZB रूट I इज़ इक्वल टू -4 इंटू 0.51 रूट I। तो a की वैल्यू 0.51 ही होती है, तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, रूट I से रूट I कैंसिल और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ZA/ZB इज़ इक्वल टू -2। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, उनका जो चार्ज का प्रोडक्ट है वो कितना है, -2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी दिया है अगर चार्ज का प्रोडक्ट -2 है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज का प्रोडक्ट आएगा -2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +2, और इसके केस में देखिए +2 इंटू -1, तो ये कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, मीन्स हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सिंपली चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा -2। तो ये आपके क्वेश्चंस थे केमिकल काइनेटिक्स के। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।